हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के गणित में हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 4 और उसकी प्रश्नावली चल रही है 4.6। प्रश्नावली 4.6 के मैं पहले 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, पहला और दूसरा क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई वर्त खींचे और निम्न को अंकित कीजिए। तो चलिए यहाँ पर एक वर्त बनाएंगे, ठीक है, और वर्त में इस सब को हम देखेंगे, ठीक है, उसका व्यास क्या होता है, ठीक है, वर्त के अंदर वर्तखंड और वर्त की त्रिज्या, ठीक है, इस सब को हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वर्त बना लेते हैं। तो प्रकार और पेंसिल की सहायता से वर्त बनाएंगे। चलिए एक अच्छा सा वर्त बनाते हैं। अब देखें, यहाँ पर सबसे पहले दिया है उसका केंद्र, ठीक है, तो केंद्र समझेंगे। जब हम प्रकार और पेंसिल की सहायता से वर्त बनाते हैं तो जहां पर हम प्रकार की नोक रखते हैं उस बिंदु को हम उसका केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रकार की नोक, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, वर्त का केंद्र बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस बिंदु को हम नाम दे देंगे, यहाँ पर इसका नाम दे देंगे O, ठीक है। जहां पर भी प्रकार की नोक रहती है, ठीक है, उस बिंदु को हम केंद्र बिंदु बोलते हैं। केंद्र बिंदु से जो ये परिधि होती है ये बराबर दूरी पर होती है, ठीक है। इस प्रकार से समझ लीजिए, केंद्र बिंदु से बराबर दूरी पर बना हुआ रास्ता, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये हमारी परिधि हो जाएगी और ये हमारा केंद्र बिंदु हो जाएगा। केंद्र बिंदु का नाम दे देंगे यहाँ पर हम O। तो चलिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे O। उसके बाद एक वर्तखंड। तो अब इसमें हम वर्तखंड समझेंगे, ठीक है। वर्तखंड क्या होता है, जो परिधि होती है, परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा और उससे संलग्न उसके भाग का क्षेत्रफल वर्तखंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे। इन बिंदुओं का नाम दे देंगे यहाँ पर A B, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको मिलाते हैं। ये AB और संलग्न भाग ये, ठीक है, संलग्न चाप देख लीजिए, ये वाला इस प्रकार से, ये इसके जो बीच का ये क्षेत्रफल है जिसको मैं छायांकित कर रहा हूं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वर्तखंड। देखिए इस वर्त में दो वर्तखंड है, ये वाला जो है बड़ा वर्तखंड है और ये छोटे वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं लघु वर्तखंड और इसको दीर्घ वर्तखंड, ठीक है। तो ये जो हमने छायांकित किया है इसको लिख देंगे, ठीक है, ए बी। यहां पर लिखेंगे ए बी, ए बी ब्रैकेट में लिख देंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग। इसके बाद एक त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, जो वर्त की परिधि होती है, वर्त की परिधि के किसी भी बिंदु से हम केंद्र बिंदु को मिलाएं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो चलिए यहां पर त्रिज्या बनाएंगे इसकी। देखिए जो परिधि होती है, परिधि के बिंदु से और केंद्र बिंदु को ये मिलाने वाली जो रेखा होगी ये हमारी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो जाएगी। इसको यहाँ पर नाम दे देंगे, इस बिंदु को नाम देंगे यहाँ पर C। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो CO ये त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, हम इसको R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे CO लिख दीजिए, या आप R भी लिख सकते हैं, ठीक है, R, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी इस प्रकार से। इसके बाद उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। तो वर्त के अभ्यंतर में, वर्त के अंदर हमें कोई एक बिंदु लेना है, कहीं पर भी आप बिंदु ले सकते हैं।
और उसका हम नाम दे देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एक बिंदु ले रहा हूँ, इसका नाम दे देंगे यहाँ पर डी। तो यहाँ पर लिख देंगे डी। इसके बाद एक व्यास। अब व्यास समझेंगे व्यास क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यास को समझने से पहले हम समझेंगे वृत्त की जीवा। जब वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदु को हम मिलाते हैं, ठीक है, जो वो रेखाखंड होता है उसको हम जीवा बोलते हैं। इस प्रकार से समझ लीजिए। यहाँ पर चलिए मैं एक वृत्त और बना रहा हूं। यहाँ पर देखिए जो इसकी परिधि है, परिधि के किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है ये इस प्रकार से, इसे हम इसकी जीवा बोलते हैं। ये जीवा हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं पर भी जो परिधि के दो बिंदु को इस प्रकार से हम मिलाएंगे तो वो हमारी क्या होगी, जीवा होगी। और एक जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर जाए, ठीक है, जैसे वृत्त का केंद्र बिंदु ये है, और जो जीवा वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर जाती है उसे हम वृत्त का व्यास बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार समझ लीजिए वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका व्यास बनाएंगे जो परिधि के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाएगा और केंद्र बिंदु से होकर जाएगा, ठीक है। तो चलिए व्यास के लिए देखिए यहाँ पर इसका व्यास बनाएंगे। इस प्रकार से जो इसकी परिधि है इसके दो बिंदुओं को मिलाएंगे और जो केंद्र बिंदु से होकर जाए, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए ये, तो ये इसका व्यास हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे हम ई एफ। यहां पर लिखेंगे व्यास ई एफ, ई एफ। चलिए इसके बाद देखिए उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, तो इसके बहिर्भाग में एक बिंदु बनाना है। मैं पहले इसको साफ करता हूं। तो यहाँ पर वृत्त के बाहर कहीं पर भी आप एक बिंदु ले लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर बिंदु ले रहे हैं और इसका नाम दे देंगे जी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे जी, इस प्रकार से, ठीक है। आप कहीं पर भी ले सकते हैं वृत्त से बाहर बिंदु। इसके बाद देखिए एक त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड समझेंगे क्या होता है। त्रिज्याखंड जब दो त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है, दो त्रिज्याएं और उनके संलग्न चाप, ठीक है, दो त्रिज्याएं और उनका संलग्न चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम त्रिज्याखंड कहते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर त्रिज्या है ई ओ, ठीक है, ई से ओ तक त्रिज्या है, सी से ओ तक त्रिज्या है, ठीक है। जो ये इसके बीच का ये भाग है इसको हम त्रिज्याखंड बोलेंगे, ठीक है। और ये भी त्रिज्याखंड है, जैसे सी ओ और ओ एफ, ठीक है। तो ये भी त्रिज्याखंड है, ठीक है। इसमें से किसी को एक को छायांकित कर लीजिए। चलिए मैं इसको छायांकित कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये त्रिज्याखंड हो जाएगा ई ओ सी। तो ये लिख देंगे त्रिज्याखंड ई ओ सी। एक चाप। अब चाप समझेंगे, ठीक है। चाप क्या होता है, जो परिधि होती है, परिधि पर कहीं भी दो बिंदु, ठीक है, परिधि के कहीं भी दो बिंदु के बीच का जो भाग होता है उसे चाप कहते हैं। ये जो दो बिंदु लिए हैं मैंने, तो इसके बीच का जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ये चाप हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी परिधि पर कहीं पे इस प्रकार से ले सकते हैं, दो बिंदु लेंगे और जो उसके बीच का जो भाग होगा उसे हम चाप कहेंगे। तो ये चाप हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे हम यहाँ पर पी क्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य या असत्य बताइए। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे।
ठीक है। जो वृत्त के व्यास होते हैं वो वृत्त के केंद्र बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। वृत्त के अंदर कितने भी हम व्यास बना लें तो वो उसके केंद्र बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में समझिए, यहाँ पर देखिए ये EF इसका व्यास है। यदि कोई और भी व्यास हम खींच लें, चलिए एक व्यास इसमें और बनाते हैं। इस प्रकार से यदि एक व्यास और बनाया जाए तो ये केंद्र बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। देखिए दोनों व्यास केंद्र बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या है, सत्य है। तो इसे हम लिखेंगे सत्य। इसके बाद वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। जो वृत्त का केंद्र होता है वो उसके अभ्यंतर में यानी कि अंदर, ठीक है। देखिए ये इसका केंद्र O लिया था हमने यहाँ पर, तो केंद्र होता है अभ्यंतर में होता है, अंदर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसे भी क्या लिखेंगे, सत्य। तो चलिए उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।